हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ग्राफिकल अप्रोच टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, अभी तक हमारे 2 लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और उनमें हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है और काफ़ी कुछ क्वेश्चंस भी किए हैं। तो आप उन लेक्चर्स को रिवाइज करते रहिए और जो क्वेश्चंस हमने कराए हैं उनको भी रिपीट कीजिए, और जो आपकी वर्कबुक है, जो आपकी क्वेश्चन बैंक है या कोई भी बुक है जिसमें आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसको क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। दोस्तों, इसको रिवाइज कंटिन्यूस करते रहिएगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे बाद में। तो दोस्तों, बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ लिया है, क्या क्या हम पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा उसको रिवाइज कर लेते हैं। दोस्तों, अभी तक हमने देखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मेट a² + bxc, वहाँ a b c कांस्टेंट है, a इज नॉन जीरो एलिमेंट और x एक वेरिएबल है। हमने यहाँ x कंसिडर किया है, y z कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट हम आते हैं फॉर्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दोस्तों, जो फॉर्मूला दिया हुआ है x = -b + -√b² - 4ac/2a, ये जो है हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स को फाइंड आउट करने का एक फॉर्मूला है, जिससे हम डायरेक्टली रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं ए बी सी की वैल्यू को रख के। और दोस्तों, ये हमें दिया हुआ है b² - 4ac = d, जो कि हमारे डिस्क्रिमिनेंट को बताता है, जिसको हमने नेचर ऑफ रूट्स की कंडीशंस में यूज़ किया था। फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ रूट्स, जहाँ पे हमें d > 0, d = 0, d < 0 की कंडीशंस हमने एक्सप्लेन की थी। दोस्तों, उस पर हमने कुछ न्यूमेरिकल्स भी किए थे। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पर जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। दोस्तों, जो ग्राफिकल अप्रोच होती है वो किसी भी फंक्शन की जो है ग्राफिकल एनालिसिस के लिए होती है। हमारा जो प्रॉब्लम्स होती हैं जहाँ पे हम क्वाड्रेटिक को रियल लाइफ में यूज़ करते हैं, वहाँ पर ग्राफिकल अप्रोच बहुत ही ज़रूरी है, जिससे हमें उसके वेरिएशन को हम स्टडी कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पर हम सीखेंगे कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं और किस तरीके से हम उससे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ये हम इसमें सीखने वाले हैं। दोस्तों, सबसे पहले समझेंगे द फंक्शन ऑफ क्वाड्रेटिक का। दोस्तों, अगर आप हमारे फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो वहाँ भी हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन को डिस्कस किया है। ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है जिसकी डिग्री होती है 2, जहाँ पर x की मैक्सिमम पावर जो होती है वो 2 होती है और a b c कांस्टेंट है, उसे हम क्वाड्रेटिक फंक्शन कहते हैं। दोस्तों, फंक्शन क्या होता है ये भी हमने बताया हमारे फर्स्ट वीडियो में। दोस्तों, यहाँ पर y जो है वो x का फंक्शन है और उस फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं ax² + bx + c से। जैसे जैसे x वेरी करेगा वैसे वैसे y की वैल्यूज भी चेंज होती रहती है। x एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और y एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। हम थोड़ा सा आपको ग्राफिकली यहाँ बता देते हैं। ये देखिए, ये ग्राफ है, यहाँ x है, यहाँ y है। जैसे जैसे y की वैल्यू x की वैल्यूज चेंज करते हैं, जैसे लेट्स सपोज 0 1 2 3, लेट्स सपोज हम x की वैल्यू रखते हैं 0। जब x की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा, ये कंपोनेंट 0 हो जाएगा और y की वैल्यू क्या आएगी, y = c। मान लीजिए c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव नंबर है, तो y की वैल्यू हो जाएगी c। यहाँ पर c कहीं लाई करता है, x = पे y हो गया c। ये हमारा पहला पॉइंट आ गया ग्राफ का। ऐसे ही अगर x = 1 रखा तो y = हो गया a + b + c। लेट सपोज ये भी कोई पॉजिटिव नंबर है, a b c अगर पॉजिटिव है तो ये भी c से ऊपर कहीं आ जाएगा x = 1 पर, या यहाँ लेट सपोज a + b + c आता है, तो ये हमें दूसरा पॉइंट मिल गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम फंक्शन को ड्रॉ कर सकते हैं अलग अलग वैल्यूज़ पर। एक एग्जांपल है, आगे हम कंप्लीटली देखेंगे कैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम ड्रॉ करते हैं। ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन है कि क्वाड्रेटिक फंक्शन होता क्या है। दोस्तों, ये एक सिंपल एक फंक्शन जैसे अदर फंक्शन होते हैं, y = x², y = x, y = ax, y = bx, जैसे कोई भी फंक्शन होता है उसी तरह से एक फंक्शन है y = ax² + bx + c। x की डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए y की डिफरेंट वैल्यू होती है, उसका हम कर्व ड्रॉ करते हैं और उसको फिर एनालाइज करते हैं। इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, बेसिक्स ऑफ ग्राफ। सबसे पहले दोस्तों हम बेसिक्स ऑफ ग्राफ को समझ लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए, 2 एक्सिस दी हुई है आपको, y और x। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म है जिसमें हम इसको x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं, और ये जो पॉइंट है इसको हम बोलते हैं 0 0। यहाँ x भी 0 है और y भी 0 है, तो इसको हम ओरिजिन बोलते हैं। यहाँ से हमारा ग्राफ स्टार्ट होगा। दोस्तों, ये हो गया ओरिजिन, ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। ये कार्टेशियन प्लेन में हम ड्रॉ कर रहे हैं दोस्तों। अब दोस्तों, ये जो लाइन है यहाँ पर x 0 है, यहाँ पर x 1 है, तो x इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। उसी तरह y जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज हो रहा है। दोस्तों, ये जो लाइन है ना y की, इस लाइन पर x हमें हर जगह 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0 है, x की वैल्यू सब जगह 0 है। ठीक है दोस्तों, तो इस लाइन को हम x = 0 लाइन भी बोल सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, इस पॉइंट पर y और x दोनों 0 है, बट यहाँ पर x जो है वो 1 है और y भी 0 है, यहाँ भी y 0 है, यहाँ भी y 0 है, यहाँ भी y 0 है, तो इसको हम y = 0 लाइन भी बोल सकते हैं। इसी तरह
ये पॉइंट पर x 0 है, y 1 है, लेकिन हम यहाँ आएंगे तो यहाँ पर x जो है 1 है, y भी 1 है, यहाँ भी y 1 है, यहाँ भी y 1 है। तो इस लाइन को अगर हम ड्रॉ करें दोस्तों, ये लाइन जो है इसको हम y इक्वल टू 1 बोलेंगे। थोड़ा सीधी नहीं खींची लाइन, लेकिन आप समझ सकते हैं। ऐसे ही इस लाइन को जो है y इक्वल टू 2 बोलेंगे। ये y इक्वल टू 2 लाइन है, y इक्वल टू 3 लाइन है। इस तरीके से ये लाइन्स हैं। और ऐसे ही अगर हम इस तरफ बढ़ेंगे तो ये जो लाइन है वो होगी x इक्वल टू 1, ये जो होगी x इक्वल टू 2, ये जो होगी x इक्वल टू 3। किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हमको देखने हो तो कैसे देखते हैं दोस्तों? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, यहाँ पर x इक्वल टू है 2, y इक्वल टू है 1, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 1। फर्स्ट हम x को डिफाइन करते हैं, सेकेंडली हम y को डिफाइन करते हैं। ऐसे आप किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में देख सकते हैं, इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गई हमारी ओरिजिन x इक्वल टू 0 लाइन, y इक्वल टू 0 लाइन, 1 2 3 लाइन्स। दोस्तों ये जो x इक्वल टू 0 लाइन है, ये जो x एक्सिस है, इस पर जितने भी नंबर्स हैं सारे रियल नंबर्स हैं। इस पर हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं, इमेजिनरी नंबर्स को हम इस लाइन पर डिफाइन नहीं करते हैं। इसी तरह ये इस लाइन पर भी हम रियल नंबर्स को डिफाइन करते हैं, बस ये y की वैल्यूज़ बताते हैं और ये x वेरिएबल की वैल्यूज़ को बताते हैं। इस कंप्लीट प्लेन में, इस कंप्लीट ग्राफ में सारे रियल नंबर्स को ही हम डिफाइन करते हैं। ठीक है दोस्तों, ये कार्टेशियन प्लेन है, इस प्लेन में इमेजिनरी नंबर्स को डिफाइन नहीं करते हैं, उसके लिए दूसरा प्लेन होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं दोस्तों क्वाड्रेंट्स के बारे में। दोस्तों ये हमारे 4 क्वाड्रेंट्स हैं, यहाँ पर x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है। ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट है, इसमें x नेगेटिव है। ये देखिए नेगेटिव वैल्यूज़ हैं x की, यहाँ पर -6 -5, ये दोस्तों आगे तक जा रही है। x नेगेटिव है बट y पॉजिटिव है। यहाँ पर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, और यहाँ पर y नेगेटिव है और y नेगेटिव है और x पॉजिटिव है। ये x पॉजिटिव, y नेगेटिव, आप देख सकते हैं। या कोई भी पॉइंट होगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे उसमें x पॉजिटिव आएगा और y नेगेटिव आएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गए कुछ बेसिक्स ग्राफ्स के। एक बेसिक और देख लेते हैं दोस्तों इंटरसेप्ट्स के बारे में। कोई भी कर्व है दोस्तों, कोई भी कर्व है, लेट्स सपोज एक लाइन लेते हैं हम दोस्तों। ये जो पॉइंट होता है इसका x इंटरसेप्ट को बताता है, ये पॉइंट जो होता है y इंटरसेप्ट को बताता है कि y पर ये कहाँ कट कर रहा है, x पर हम ये कहाँ कट कर रहा है। जब भी हम किसी कर्व को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं, और ये एक जब भी हम किसी कर्व को अगर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इस समय इस इंटरसेप्ट्स की वैल्यू हम इजीली पता कर सकते हैं। दोस्तों ये कर्व होगा, ये जैसे लाइन है, इस लाइन की एक इक्वेशन होगी। लेट्स सपोज इस लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू mx प्लस c। ये जनरल फॉर्मेट है लाइन की इक्वेशन का। तो ये x एक्सिस पे जहाँ भी कट करेगा, ये जो x इंटरसेप्ट होगा इस पे दोस्तों y 0 है, ये y इक्वल टू 0 लाइन है, तो y इक्वल टू 0 इस लाइन को भी सेटिस्फाई करेगा। तो अगर हम यहाँ y इक्वल टू 0 रख देंगे तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू यानी कि जो x की वैल्यू है वो हमें मिल सकती है, जैसे कि यहाँ पर x इक्वल टू -c/m। ठीक है दोस्तों, इसी तरह ये जो y इंटरसेप्ट है वो यहाँ कट करेगा। अगर वो यहाँ कट करता है तो हमें इस पॉइंट की वैल्यू मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर x 0 है तो y इक्वल टू यहाँ पर होगा c। अगर हम x इक्वल टू 0 रखें तो इस तरीके से हम y इंटरसेप्ट और x इंटरसेप्ट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जो हमारे कर्व को बनाने में थोड़ी हेल्प कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये कुछ बेसिक्स थे ग्राफ के, और बाकी के जो बेसिक्स हैं वो हम हमारे कर्व ड्रॉ करते समय उनको हम स्टडी करेंगे, उनको हम समझेंगे। तो दोस्तों अभी हमने समझा बेसिक्स ऑफ ग्राफ्स के बारे में। हमारे मेन टॉपिक पर आते हैं, वो है क्वाड्रेटिक फंक्शन। दोस्तों क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो हमें ग्राफ बनाना है उसके लिए हमें कुछ बेसिक रूल्स पता होने चाहिए। तो समझते हैं उन कुछ बेसिक रूल्स के बारे में। ये हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ax² + bx + c, इसमें जो a होता है दोस्तों वो अगर ग्रेटर देन 0 है तो हमारा क्वाड्रेटिक का जो कर्व होता है वो ऐसे अपवर्ड ओपनिंग टाइप होता है, और अगर a लेस देन 0 है तो हमारा कर्व इस तरह का होता है। ये हमारी x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। ये a ग्रेटर देन 0 बताता है कि कर्व ऊपर की तरफ ओपन होगा। ये एक्सिस को कट भी इस तरह से भी हो सकता है, और a लेस देन 0 बताता है कि नीचे की तरफ ओपनिंग होगा। ये हमारे a के साइन से हमें पता लगता है। अभी इस इक्वेशन को देखकर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि a के साइन से ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए दोस्तों हम कुछ एग्जांपल्स देखें। हम कुछ एग्जांपल्स को स्टडी करके हमारे कंक्लूजन तक पहुंचेंगे, और एग्जांपल्स की हेल्प से हम कर्व बनाना भी सीखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। दोस्तों हम हमारा पहला एग्जांपल लेते हैं y इक्वल टू x²। तो चलिए दोस्तों हम y इक्वल टू x² का कर्व ड्रॉ करते हैं। दोस्तों ये एक क्वाड्रेटिक फंक्शन है, क्योंकि x की जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है, तो ये सेकंड डिग्री का पॉलिनोमियल है। यहाँ पर a की वैल्यू है 1
बी की वैल्यू है 0 और सी की वैल्यू है 0। दोस्तों अगर इसका कर्व बनाना चाहें तो कुछ पॉइंट्स लेते हैं एक्स और वाई के। एक्स इज इक्वल टू 0 पर वाई होगा 0, एक्स इज इक्वल टू 1 पर वाई होगा 1, एक्स इज इक्वल टू -1 पर भी वाई होगा 1, और सो ऑन और भी पॉइंट्स आप देख सकते हैं, इन्फिनिट से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम इसका कर्व ड्रॉ करें तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा। दोस्तों इस तरह का कर्व आएगा, ये 0 0 पॉइंट है, और दोस्तों इस कर्व को देखकर हम बोल सकते हैं ये किस शेप का है। ये एक पैराबोला की शेप का कर्व है दोस्तों। अगर आपने पैराबोला अगर देखा हो तो पैराबोला कर्व इस तरह का होता है, और नहीं देखा हो तो आप देख लीजिए कि पैराबोला इस तरह का कर्व होता है दोस्तों इसमें कुछ चीज़ बता देता हूँ। ये जो पॉइंट है इसको वर्टेक्स बोलते हैं। हमारे केस में इस वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट है वो 0,0 है। ये जो है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक है दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमारा जो ए है वो 1 है। ए जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो आप देखिए हमारा जो ये कर्व है वो ऊपर की तरफ ओपनिंग है दोस्तों। दूसरी चीज़ जो है हमारी जो ये इक्वेशन है दोस्तों y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो फंक्शन है ये क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये इस फॉर्म में नहीं है। इसमें b और c के जो कोफिशिएंट्स है वो मौजूद नहीं है। तो अगर इस तरह का ax स्क्वायर प्लस bxc का हमारे पास फंक्शन हो तो उसका कर्व बनाना इतना आसान नहीं होगा जितना y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। तो वो भी हम सीखते हैं अभी कैसे बनाएंगे। चलिए दोस्तों हमारे दूसरे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। y इक्वल टू -x स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि a जो है वो है -1 और b और c जो है पहले की तरह 0 है दोस्तों। ठीक है, तो अगर a को हम -1 करते हैं तो दोस्तों हमारे कर्व पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप वैल्यूज़ रख के देखेंगे तो भी आप समझ सकते हैं, और अगर आप वैल्यूज़ नहीं रखेंगे तो आप सिंपली सोचिए कि जो भी एक्स स्क्वायर से y की वैल्यू आई थी वो सब उल्टी हो जाएगी, मतलब वो सब नेगेटिव हो जाएंगी। तो पहले अगर y 1 आया था तो अब y -1 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका कर्व कुछ इस तरीके से आएगा दोस्तों। ये नीचे की तरफ ओपन होगा नेगेटिव साइड में, और इससे आप देख सकते हैं कि पहले हमारा जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का कर्व था वहाँ पर y इक्वल टू -1 पे उसकी वैल्यू 1 थी। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर इसकी वैल्यू -1 है। ऐसे ही x इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 1 थी जो कि अब -1 है। ये सब रिवर्स हो गया है। हमारा पहला कर्व ऐसा था दोस्तों, अब हमारा जो कर्व है वो इस तरह का है। तो यहाँ पर आप इन दोनों ग्राफ से आप देख सकते हैं कि अगर a नेगेटिव होता है तो कर्व नीचे की तरफ ओपन होता है, और a पॉजिटिव होता है तो ऊपर की तरफ ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, a की प्रॉपर्टी आपको समझ में आ गई है। दोस्तों यहाँ से हम एक चीज़ और देख सकते हैं कि पहले हमारा ग्राफ था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, लेकिन ये y इक्वल टू 2x स्क्वायर भी हो सकता है, y इक्वल टू 3x स्क्वायर भी हो सकता है। ये तो एक फंक्शन है, ये कुछ भी हो सकता है, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर, और नेगेटिव साइड में भी हो सकता है जैसे ये है -x स्क्वायर। तो इस तरह के कई फॉर्मेट आ सकते हैं, 3x स्क्वायर 4x स्क्वायर इस तरह के। ठीक है दोस्तों, तो जैसे जैसे 2x स्क्वायर होगा या 3x स्क्वायर होगा उस तरीके से हमारा ग्राफ चेंज होता जाएगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैंने y इक्वल टू एक्स स्क्वायर वापस लिया है और एक y इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर लिया है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको आता ही है कैसे ड्रॉ करना है। y इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर है, इसको अभी हम ड्रॉ करेंगे और इसको y इक्वल टू एक्स स्क्वायर से कंपेयर करेंगे। इससे भी हमें कुछ चीज़ सीखने को मिलेगी दोस्तों। अगर हम x -1 का स्क्वायर को ड्रॉ करें तो सबसे पहले लेट सपोज x और y, x इज इक्वल टू हमने लिया 0 तो y कितना आ गया 1, x इज इक्वल टू 1 लिया तो y आ गया 0, x इज इक्वल टू 2 लिया तो y आ गया फिर 1। तो दोस्तों इस कर्व को ड्रॉ करते हैं। तो दोस्तों हमने ये कर्व ड्रॉ किया, ये x इज इक्वल टू 1 पर हमारा जो फंक्शन है वो हो गया 0, y की वैल्यू 0 हो गई, x इज इक्वल टू 2 पर इसकी वैल्यू आई 1 और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू आई 1। ये हमारा दोस्तों ये वाला ग्राफ जो है वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का है। दोस्तों आप अगर नोटिस करें तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो ग्राफ है वो हॉरिजॉन्टली शिफ्ट हो चुका है बाई 1 यूनिट से हमारा ग्राफ शिफ्ट हो गया है। इसका जो वर्टेक्स है वो 1 यूनिट से शिफ्ट हो गया है। बाकी हमारा ग्राफ सिमिलर है, सेम है, बट 1 यूनिट से शिफ्ट हो गया है। तो वर्टेक्स जो है वो 1 है और ये जो है वो वर्टेक्स को बता रहा है। आप अगर इस फंक्शन को देखें और ग्राफ को देखें तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 है वो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट को बता रहा है, वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है। तो दोस्तों अगर मैं इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दूं y इज इक्वल टू एक्स -1 का होल स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं y - 0 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स -1 का स्क्वायर। ये 1 है जो हमारे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और ये x -1 है। यहाँ पर ये 1 जो है वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, ये 0 जो है वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को बता रहा है।
इस कंक्लूजन में आ सकते हैं दोस्तों। अगर आप थोड़ा ध्यान से समझेंगे तो आप समझ सकते हैं कि हम हमारी जो इस इक्वेशन है y = x-1 का होल स्क्वायर, इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारे b और c जीरो नहीं है। ये देखिए y = x-1 का होल स्क्वायर जो है, इसको हम लिख सकते हैं x² - 2x + 1। यहाँ पर a = 1 है, b = -2 है और c = 1 है। अगर मैं आपको इस फॉर्म में देता तो एक बार आपको सोचना पड़ता है कि इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करें डायरेक्टली, लेकिन हमने इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट किया। ये वैसे परफेक्ट स्क्वायर है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिखा है x-1 का होल स्क्वायर। तो अगर हम x² का कर्व पता है तो x-1 का जो स्क्वायर होगा वो 1 से राइट हैंड साइड शिफ्ट हो जाएगा। हमको इस तरह की इक्वेशन मिले, इस तरह का फंक्शन जो हमें क्वाड्रेटिक का मिले, अगर हम उसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लें तो हम बहुत ही ईजिली इस कर्व को ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमें एक चीज़ जानने को मिली, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट। ये 1 जो है वो वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को बता रहा है, 0 जो है वर्टेक्स के वाई कोऑर्डिनेट को बता रहा है। हमने इस इक्वेशन को जस्ट एक वर्टेक्स फॉर्म में लिखा है, इसको हम वर्टेक्स फॉर्म भी बोल सकते हैं दोस्तों। और ये 1 जो है ये हमारे ए को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। y = x² + 1। दोस्तों इस x² + 1 को भी हम x² से कंपेयर करेंगे कि अगर x² का ग्राफ हमें पता होता तो हम x² + 1 का ग्राफ कैसे बनाते। x = 0 होगा तो y होगा 1, x = 1 होगा तो y होगा 2 और x = -1 होगा तो भी y होगा 2। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए इसका ग्राफ कैसा आता है। इसमें हम डायरेक्टली पहचान सकते हैं कि ये जो ग्राफ है वो y = x² का है। और हम अगर इन पॉइंट्स को नहीं भी लेते तो हम डायरेक्टली सोच सकते हैं कि x² का जो ग्राफ आया था उसमें जो भी y की वैल्यूज आई थी उसमें हम जैसे ही 1 ऐड करेंगे तो हमें ये वाला कर्व मिल जाएगा। जैसे यहाँ 0 था y की वैल्यू तो हमने उसमें 1 ऐड कर दिया, यहाँ 1 थी y की वैल्यू तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया, और यहाँ भी y की वैल्यू 1 थी तो उसमें हमने 1 ऐड कर दिया। तो सीधे सीधे हमें y = x² + 1 का ग्राफ मिल गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ देखने वाली बात क्या है, ये वर्टेक्स है, ये शिफ्ट हो गया बाई 1 से, ये तो हम समझ ही सकते हैं। और ये वर्टेक्स का वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है दोस्तों, ये वाई कोऑर्डिनेट है वर्टेक्स का, एक्स कोऑर्डिनेट वर्टेक्स का 0 ही है। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है दोस्तों 0,1, तो ये वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट है 1। अगर हमें इस इक्वेशन से समझना हो वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट कैसे है तो देखिए दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं y - 1 = x²। इसको हम लिख सकते हैं y - 1 = 1 (x - 0 का होल स्क्वायर। दोस्तों इस फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो ये जो है a को बता रहा है, ये वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को बता रहा है, और ये जो है वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को बता रहा है। ठीक है दोस्तों, ये 3 एग्जाम्पल जो हमने किए, फर्स्ट एग्जाम्पल जो हमने y = x² और -x² का किया, उसमें हमने देखा कि जो एक्चुअल कोफिशिएंट है वो कुछ भी हो सकता है 1, 2, 3, और उसके पॉजिटिव और नेगेटिव होने से ग्राफ पे क्या इंपैक्ट आता है। दूसरा जो हमने एग्जाम्पल किया उसमें हमने y = x-1 का होल स्क्वायर लिया और उसमें हमको वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट पता चला दोस्तों। और अगर x² का कर्व दिया हो तो कर्व कैसे शिफ्ट होता है, x में अगर कोई भी कांस्टेंट ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कर्व कैसे शिफ्ट होता है, ये भी हमने इसमें ट्रिक सीखी। y में अगर कोई कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कर्व कैसे शिफ्ट होता है, ये तो हमने ट्रिक सीखी। और हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन के रेफरेंस में हमने क्या नॉलेज ली कि वर्टेक्स का जो y कोऑर्डिनेट है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आपका जो भी इक्वेशन है आप उसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, तो ये परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद जो y के साथ कांस्टेंट है सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, वो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को बताएगा। x के साथ जो कांस्टेंट है सब्ट्रैक्शन या एडिशन में, वो वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को बताएगा, और जो हमारा कांस्टेंट है ये a को बताएगा। तो कर्व की साइड ओपन होगा, ये उसको बताएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन को हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट बहुत ही ईजिली मिल जाएंगे, और हमें ये भी पता लग जाएगा कि कर्व किस साइड ओपन होगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम इन तीनों इक्वेशंस को कंक्लूड करके कुछ रिलेशन बनाते हैं। दोस्तों पहली जो इक्वेशन थी उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ, y = x² में, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है +1, -1, 2, 3, 4, तो इसको मैंने g लिख दिया। सेकंड जो इक्वेशन थी जिसमें हमने वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट देखा, उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ दोस्तों, x - h का होल स्क्वायर, जहाँ पर h जो है वर्टेक्स के x कोऑर्डिनेट को बताता है। थर्ड जो इक्वेशन थी दोस्तों उसको मैं इस फॉर्म में जनरलाइज कर सकता हूँ, y - k = x², जो वर्टेक्स के y कोऑर्डिनेट को बताता है। अगर मैं इन तीनों को कंबाइन करूँ तो मैं लिख सकता हूँ इस फॉर्म में y - k = g × x - h का होल स्क्वायर। दोस्तों ये जो है
वर्टेक्स फॉर्म है। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें तो ईजिली हम हमारे ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल वे में ड्रॉ कर सकते हैं। उसको बहुत ही ईजिली हम एनालाइज कर सकते हैं, वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। ये हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन है दोस्तों। हमें इस फंक्शन को पैराबोला की वर्टेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है, और उसके लिए हमें क्या करना होगा दोस्तों, उसके लिए हमें इसको सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा। परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए हमें इसमें कुछ ऐड करना होगा, कुछ सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना दोस्तों। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए। अब दोस्तों इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जैसा कि हमने देखा पैराबोला के फंक्शन में। तो हम इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस सी बाई ए। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a प्लस सी माइनस सी। ए इसको हम लिख सकते हैं x प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 4a। अब हम लिखते हैं y प्लस में बी स्क्वायर माइनस 4ac को हम लिख सकते हैं डी अपॉन 4a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस में बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। लिखा y प्लस में डी अपॉन 4a इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर। y माइनस के इज इक्वल टू जी इंटू में x माइनस एच का होल स्क्वायर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोस्तों अगर हम कंपेयर करें तो हमें वर्टेक्स से कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन के लिए वर्टेक्स से जो कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे h इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन 2a और k इज इक्वल टू माइनस में d अपॉन 4। a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा फंक्शन इस तरह का होगा, उसी तरह अगर a लेस देन 0 होगा तो फंक्शन हमारा इस तरह का होगा। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, आप ध्यान में रखिए। इस इक्वेशन से रिलेटेड कुछ सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये क्वाड्रेटिक फंक्शन का कर्व है, इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करते हैं। इसमें क्या क्या हमें इन्फॉर्मेशन छुपी रहती है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन इस कर्व से हमें मिल सकती है, उनको थोड़ा हम समझते हैं। ठीक है दोस्तों, मान लीजिए आपको कर्व मिल गया या आपको कर्व बनाना है तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें इस कर्व से मिल सकती है। दोस्तों ये हमारा एक्स एक्सिस है जो कि वेरिएबल है, ये वाई एक्सिस है। दोस्तों अगर हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक फंक्शन अगर एक्स की फॉर्म में, एक्स वेरिएबल की फॉर्म में, तो हमने यहाँ एक्स लिया है और वाई उसका रिजल्टेंट है, उसका आउटपुट है। वाई जो है एक्स का फंक्शन है और ये हमारा पैराबोलिक फंक्शन है क्वाड्रेटिक का। ठीक है दोस्तों अभी हमने देखा ये जो हमारा वर्टेक्स है इसके कोऑर्डिनेट हमें मिल गए दोस्तों, वो है माइनस बी अपॉन 2a कोमा माइनस डी अपॉन 4a। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों ये जो हमारा क्वाड्रेटिक का फंक्शन है उसमें यहाँ पर और यहाँ पर y जो है 0 है। लेट सपोज ये फंक्शन हमारा है y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का। दोस्तों जहाँ पे y 0 होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये क्या बताता है दोस्तों, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसका जो सॉल्यूशन होगा, इसके सॉल्यूशन पे हमें x की जो वैल्यूज़ मिलेगी वो हमें इस इक्वेशन के रूट्स बताएगी। 2 रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा। तो ये जो वैल्यूज़ हैं, ये जो पॉइंट्स हैं, ये है अल्फ़ा और ये है बीटा। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जीरोज़ हैं, इनको जीरोज़ भी बोलते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशंस हैं ये अल्फ़ा और जो बीटा है। मतलब एक्स इंटरसेप्ट जो होगा, एक्स एक्सिस के साथ जो इसका इंटरसेप्ट है, वाई इज इक्वल टू 0 लाइन के साथ जो इसका इंटरसेप्ट है, वो हमें इक्वेशन के रूट्स को बताता है। दोस्तों हमें वर्टेक्स मिल गए, रूट्स मिल गए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, ये जो एक्स इज इक्वल टू 0 लाइन के साथ इसका इंटरसेप्ट है इक्वेशन का, अगर हम इसमें इक्वेशन में 0 लग दें एक्स इज इक्वल टू, तो होगा वाई इज इक्वल टू सी।
दोस्तों ये जो पॉइंट है ये हमारे कांस्टेंट को बताता है सी को। ये जो है दोस्तों ये वैल्यू जो वर्टेक्स है ये, अगर हमारा कर्व इस तरह का है तो दोस्तों उस केस में ये जो है ये हमारे क्वाड्रेटिक फंक्शन की मिनिमम वैल्यू है। अगर आपसे किसी क्वेश्चन में एग्जाम में पूछ ले जाए, कोई क्वाड्रेटिक फंक्शन दे दे और आपसे पूछे कि इस कर्व की मिनिमम वैल्यू बताओ, तो आपको देखना है कि आपका कर्व किस तरह का है। अगर आपका कर्व इस तरह का है, ऊपर की तरफ खुलता हुआ है, तो मिनिमम वैल्यू जो होगी फंक्शन की, यानी y की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी -d/4a। ठीक है, और ये किस x की किस वैल्यू के लिए होगी, -b/2a के लिए y की जो वैल्यू होगी, फंक्शन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो -d/4a होगी। दोस्तों ये आपके इस फंक्शन के मिनिमा को बताता है दोस्तों, मिनिमा के लिए। अगर हमारा ये कर्व इस तरह का होता तो यही वैल्यू हमारे फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती दोस्तों। तो ये जो कर्व है, ये जो पॉइंट है इस कर्व पे, ये मैक्सिमम और मिनिमा को बताता है। अगर कर्व हमारा इस तरह का है तो ये हमारा मिनिमा है, और अगर इस तरह का है तो ये हमारा मैक्सिमा है। ठीक है दोस्तों, ये हमें एक इन्फॉर्मेशन इससे पता लगी। सेकेंड थिंग दोस्तों, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। दोस्तों हमारा जो कर्व है ये इस तरह का है, यहाँ से यहाँ तक ये जा रहा है और फिर यहाँ से ये फिर उसी पैटर्न को फॉलो करता हुआ ऊपर जाता है। तो ये जो लाइन है दोस्तों, ये जो वर्टेक्स से जो लाइन जाती है इसको दोस्तों एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी बोलते हैं। और इस लाइन की जो इक्वेशन होती है, इस पूरी लाइन पे वाई, ये जो एक्स है वो हमारा कांस्टेंट है दोस्तों, तो हम इसको क्या बोलेंगे, x = -b/2a। ये लाइन की इक्वेशन है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है दोस्तों, x = -b/2a। इसको आगे सॉल्व करें तो आप लिख सकते हैं 2ax + b = 0। ये आपकी एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल गई आपको दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें इस ग्राफ से मिल जाती है। हमें रूट्स मिल जाते हैं, हमें वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स मिल जाते हैं, हमें वाई इंटरसेप्ट मिल जाता है, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाता है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री मिल जाती है, मैक्सिमम मिनिमम मिल जाता है, फंक्शंस की रेंज। अगर आपको बोला जाए इस फंक्शन की रेंज क्या है दोस्तों, इस फंक्शन की रेंज यहाँ से स्टार्ट होती है और ऊपर इन्फिनिट तक जाती है दोस्तों। इसी तरह अगर ये फंक्शन इस तरह से बना हुआ है, ग्राफ इस तरह से है, तो ये रेंज जो है आपकी -इन्फिनिट से स्टार्ट होती है और ये ऊपर यहाँ तक जाती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रेंज भी हम पढ़ेंगे, फिर भी मैं आपको यहाँ ग्राफिकली बता रहा हूँ कि रेंज किस तरह से आप इसके आइडेंटिफाई कर सकते हैं अगर आपको ग्राफ दिया हो तो। अगर ये ग्राफ आपका इस एक्सिस को कट नहीं करे, इस तरीके से हो दोस्तों, तो ये आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा दोस्तों, क्योंकि हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है, तो ये हमेशा y की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी दोस्तों, क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। ठीक है दोस्तों, और अगर ये ग्राफ नीचे की तरफ और यूँ हो तो आपका जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है वो हमेशा नेगेटिव रहेगा। इस क्वाड्रेंट में y नेगेटिव रहता है, तो ये फंक्शन का जो आउटपुट है, फंक्शन की जो वैल्यू है हमेशा नेगेटिव आएगी दोस्तों। एक और चीज़ मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों ये एक्स एक्सिस जो वाई एक्सिस है, इस पर जो भी नंबर्स हैं ये रियल नंबर्स है, ये रियल नंबर लाइन है, इस पर इमेजिनरी नंबर्स नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि हमारा एक क्वाड्रेटिक फंक्शन जब इस एक्सिस को कट करता है तो ये अल्फा और बीटा की वैल्यूज़ देता है, लेकिन तो इस केस में अल्फा और बीटा जो होंगे दोस्तों रियल होंगे। लेकिन अगर दोस्तों अल्फा और बीटा रियल ना हो तो उस केस में क्या होगा, उस केस में एक्स एक्सिस पे तो ये कट नहीं कर सकता है दोस्तों, क्योंकि जब उस अल्फा और बीटा की रियल वैल्यू है ही नहीं, वो रियल नंबर लाइन पर है ही नहीं, तो ये जो हमारा ग्राफ है वो भी रियल एक्सिस को कट नहीं करेगा। उस केस में दोस्तों क्या होगा, अगर ए पॉजिटिव है तो हमारा ग्राफ इस तरह का होगा दोस्तों, और अगर ए नेगेटिव है तो इस तरह का होगा दोस्तों। और अगर दोस्तों अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम हो, मतलब सिमिलर रूट्स हो, तो उस केस में क्या होगा, अलग अलग पॉइंट्स पर कट नहीं करेंगे, इस तरह का होगा दोस्तों उस केस में, क्योंकि अल्फा और बीटा सेम है, यही अल्फा होगा यही बीटा होगा, सेम होंगे दोनों। ठीक है दोस्तों, ग्राफिकली मैं आपको बहुत सारी चीज़ें बता दी है, मैं आगे भी इनको एक बार आपको रिवाइज करा दूंगा, लेकिन एक बार आप ग्राफ में समझ लीजिए, इससे आपको बेटर क्लियरिटी मिलेगी टॉपिक की। तो दोस्तों हम इससे एक चीज़ और बोल सकते हैं कि अगर आपका d > 0 हो, जो कि हमने नेचर ऑफ रूट्स में पढ़ा था, तो रूट्स कैसे होते हैं, रियल होते हैं और डिस्टिंक्ट होते हैं, जो कि हमारा ये वाला ग्राफ बताता है। अल्फ़ा और बीटा रियल हैं क्योंकि रियल एक्सिस लाइन पर कट कर रहा है ग्राफ, तो अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू डेफिनेटली रियल होगी और d > 0 होगा। अगर हमारा d < 0 हो तो क्या होता है दोस्तों, रूट्स हमारे इमेजिनरी होते हैं। अगर दोस्तों इमेजिनरी हैं तो या तो ये वाला ग्राफ होगा या ये वाला ग्राफ होगा। ठीक है दोस्तों, ये एक स्पेशल केस है, d अभी हम केवल d के बारे में पढ़ रहे हैं। तो अगर रूट्स इमेजिनरी हैं तो ये जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस लाइन को तो कभी कट नहीं कर सकता है, क्योंकि इसका एक्स इंटरसेप्ट रियल नहीं है और ये हमारी एक्स जो है रियल नंबर लाइन है, तो इस पर हमें इमेजिनरी नंबर को हम शो नहीं कर सकते हैं, इसलिए इस एक्सिस को कट नहीं करेगा।
तीसरा दोस्तों, अगर डी इज इक्वल टू 0 हो तो क्या होता है, रूट्स रियल तो होते ही हैं और सेम होते हैं दोस्तों। तो इस तरह का केस बनेगा, ये इसको टच करेगा और मतलब जिस पॉइंट पर इसको टच करेगा वो इसका एक्स इंटरसेप्ट होगा, उसमें अल्फा और बीटा की वैल्यू सेम होगी। तो इस तरह से हमने सारे केस डिस्कस किए। हमारी समरी है, जो वाई इंटरसेप्ट होगा वो सी बताएगा, एक्स इंटरसेप्ट होगा वो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताएगा दोस्तों, और एक्स इंटरसेप्ट जो होता है वो रूट्स ऑफ द इक्वेशन को बताता है। पहला डी ग्रेटर देन 0, डी इक्वल टू 0 और डी लेस देन 0। जब डी ग्रेटर देन 0 है तो कर्व ऐसा होगा, क्योंकि ये रियल नंबर लाइन है तो इस पर अल्फा और बीटा होंगे। जब डी इक्वल टू 0 है, रूट्स सेम होते हैं, और जब ये है तो ये इस तरह का होगा। ठीक है दोस्तों, ये ए ग्रेटर देन 0 का केस है। इसी तरह दोस्तों वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स हमने देखे। वर्टेक्स जो होते हैं होता है -b/2a और -d/4a, और एक्सिस ऑफ सिमेट्री हमने देखी, x = -b/2a। तो दोस्तों ये समरी हो गई हमारी क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ की। अगर हमें वर्टेक्स मिल जाए, एक्स इंटरसेप्ट मिल जाए, वाई इंटरसेप्ट मिल जाए, तो बहुत ही सिंपली हम बहुत ही ईजिली हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन का जो ग्राफ है वो बना सकते हैं, उससे रिलेटेड हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये एक मैंने टेबल बनाई है, इसमें आपको कॉन्सेप्ट्स को समझने में, याद रखने में काफ़ी आसानी होगी दोस्तों। कि जो ए है वो अगर ग्रेटर देन 0 होता है, पॉजिटिव होता है, तो वो कर्व इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं दोस्तों। अगर वो हमारा ए लेस देन 0 हो तो कर्व हमारा उल्टा हो जाता है। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगर ए ग्रेटर देन 0 हो और डी भी ग्रेटर देन 0 हो, यानी कि रूट्स जो होंगे हमारे रियल होंगे। ठीक है, अगर रूट्स रियल होंगे तो ये रियल नंबर लाइन जो है हमारी एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, इसको कट करेंगे दोस्तों। ये अल्फा और बीटा पर, कोई भी अल्फा हो सकता है, कोई भी बीटा हो सकता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह जब ए लेस देन 0 होगा उस केस में भी ये एक्स एक्सिस लाइन को कट करेंगे। सेकंड केस आता है डी इज इक्वल टू 0, यानी कि सेम रूट्स होंगे, तो उस केस में ये एक्स एक्सिस लाइन को ऐसे टच करेंगे यहाँ पर दोस्तों। इस पॉइंट पर हमारा y = 0 होगा, इसमें भी इस पॉइंट पर हमारा y = 0 होगा, बस ये उल्टा होगा कर्व। और अगर d लेस देन 0 हो तो a ग्रेटर देन 0 केस में कर्व तो ऐसा होगा, बट ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा, और यहाँ भी ये एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा। ये दो हमने चीज़ें सीखी, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ है इसको समझने में बहुत ही आपको हेल्प मिलेगी। तो चलिए दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। हमें ए बी सी और डी का साइन बताना है बस। तो देखिए दोस्तों, इस फंक्शन को देखकर, इस फंक्शन के ग्राफ को देखकर हम ये तो बोल सकते हैं कि ए जो है वो लेस देन 0 है, यानी कि नेगेटिव है। दूसरा हम चलते हैं बी के ऊपर। बी को छोड़िए, बी को बाद में देखेंगे, पहले हम सी पे चलते हैं। सी जो ये पॉइंट है वाई इंटरसेप्ट, ये भी पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। थर्ड हम चलते हैं डी पे। दोस्तों देखो, दो रियल नंबर्स पे कट कर रहा है, दो रूट्स हैं, दोनों रियल हैं, और रियल नंबर्स पे कट कर रहा है, तो रियल होगा तो डी तो ग्रेटर देन 0 होने वाला है। डी को हम और भी तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं। वैसे तो ये जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट जो होता है -b/2a और -d/4a। तो दोस्तों डी को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन कर्व को देखकर ही बहुत इजीली पता लग रहा है। अब हम चलते हैं बी के ऊपर। दोस्तों -b/2a जो है वो एक पॉजिटिव नंबर है यहाँ पर, तो -b/2a जो है वो ग्रेटर देन 0 है। दोस्तों -b/2a को अगर पॉजिटिव होना है तो ये एक नेगेटिव क्वांटिटी है, तो इसको भी एक नेगेटिव क्वांटिटी बनना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब b/2a से एक नेगेटिव साइन आना चाहिए। अब दोस्तों या तो b नेगेटिव हो या a नेगेटिव हो, दोनों में से एक को नेगेटिव होना पड़ेगा इसके लिए। तो दोस्तों हमें पता है कि a जो है वो हमारा लेस देन 0 है, नेगेटिव है, तो b को नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, तो मतलब b हमारा पॉजिटिव है। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस मैं आपको बताता हूँ। -b/2a वो ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ रहा है दोस्तों। ये ग्रेटर देन 0 है, तो b/2a को नेगेटिव होना पड़ेगा, क्योंकि एक तो माइनस है ही हमारे पास, एक माइनस हमको और चाहिए। b/2a शुड बी लेस देन 0। ठीक है दोस्तों, तो या तो b लेस देन 0 होगा या a लेस देन 0 होगा। अब हमको पता है a लेस देन 0 है, यहाँ से जब a लेस देन 0 है तो b को लेस देन 0 होने की ज़रूरत नहीं है, b जो है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा, क्योंकि हमारा a जो है वो लेस देन 0 है। तो दोस्तों b जो है हमारा ग्रेटर देन 0 है।
तो चलिए दोस्तों, ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए देखते हैं, हम पहला केस लेते हैं दोस्तों। लेट सपोज a इज ग्रेटर देन 0 और d इज लेस देन 0। इस केस में दोस्तों आपका कर्व कैसा बनेगा, कुछ ऐसा बनेगा। y है, ये x है, y यहाँ पर पॉजिटिव है, x यहाँ पर पॉजिटिव है। तो दोस्तों x की जो वैल्यूज़ होगी उनकी हर वैल्यू पर हमारा जो y होगा वो हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो क्वाड्रेटिक फंक्शन होगा, यानी कि जो y है, f(x) है, वो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 रहेगा दोस्तों इस केस में। तो हमारा फंक्शन जो होगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए किस कंडीशन में आपका क्वाड्रेटिक फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप बता सकते हैं a इज ग्रेटर देन 0, d इज लेस देन 0। इस कंडीशन में हमारा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। दोस्तों फंक्शन का पॉजिटिव होने का मतलब क्या होता है, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। जो हमारा y है, y इज इक्वल टू f(x), ये फंक्शन है, x का फंक्शन है ax² प्लस bx प्लस c का। x तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। फंक्शन की वैल्यू होती है y जो है फंक्शन की वैल्यू को बताता है। तो हमारा फंक्शन का साइन जो है वो y की वैल्यू को ही बताएगा, y की वैल्यू ही फंक्शन के साइन को बताएगी। तो y इसमें हमेशा पॉजिटिव आने वाला है इस केस में, फर्स्ट केस में। तो हमारा फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होगा फर्स्ट केस में। दूसरा दोस्तों, फंक्शन हमेशा नेगेटिव कब होगा, a इज लेस देन 0 और d इज लेस देन 0। देखिए दोस्तों, उल्टा बनेगा नीचे की तरफ, यहाँ y नेगेटिव है, x पॉजिटिव है। दोस्तों इस केस में हमारा जो फंक्शन है वो ऑलवेज नेगेटिव रहेगा। दोस्तों ये दोनों केसेस जो हैं फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x है दोस्तों, x की हर वैल्यू के लिए। दोस्तों x की हर वैल्यू के लिए जो रियल नंबर्स में बिलोंग करती है उसके लिए ये हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट केस में और नेगेटिव रहेगा सेकंड केस में। रियल इसलिए दोस्तों ये जो लाइन है x, इस पर सारे रियल नंबर्स हैं, उनके लिए ही हम इस फंक्शन को बता रहे हैं, इस फंक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। दोस्तों x की हर वैल्यू के लिए ये हमारा फंक्शन जो है सेकंड केस में नेगेटिव रहेगा। ये तो दोस्तों पूरा एब्सोल्यूट पॉजिटिव और एब्सोल्यूट नेगेटिव हो गया। अब कुछ ऐसा भी केस हो सकता है, दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, यहाँ तक ये कर्व पॉजिटिव है, यहाँ तक भी ये कर्व पॉजिटिव है, ये हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है। तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, हमसे पूछा जाएगा कहाँ पॉजिटिव है कहाँ नेगेटिव है। तो आपको रेंज बतानी पड़ेगी कि -∞ टू अल्फ़ा ये पॉजिटिव है, फिर बीटा टू इन्फिनिट ये पॉजिटिव है, और अल्फ़ा टू बीटा ये नेगेटिव है दोस्तों। तो हम बोल सकते हैं कि आउटसाइड द रूट्स ये हमारा फंक्शन जो है पॉजिटिव है, और बिटवीन रूट्स यानी कि अल्फ़ा टू बीटा के बीच में जो y की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव है। ठीक है दोस्तों, तो आप यहाँ बता सकते हैं। आप इसमें आपको सेक्शंस में बताना पड़ेगा कि अल्फ़ा टू x की वैल्यू जो अल्फ़ा टू बीटा है उसमें ये नेगेटिव है, x की वैल्यू -∞ टू अल्फ़ा में पॉजिटिव है, और बीटा टू प्लस इन्फिनिट में ये पॉजिटिव है। रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। दोस्तों रेंज मैंने आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ में बताया था कि रेंज हम ग्राफ के थ्रू कैसे निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास ग्राफ हो, हमने ग्राफ बना लिया हो क्वेश्चन का, तो हम बहुत ही इजीली उसमें देखकर बता सकते हैं हमारा फंक्शन कहाँ पॉजिटिव होगा कहाँ नेगेटिव होगा, और उसकी रेंज कहाँ से कहाँ रहेगी, मिनिमा किधर बनेगा मैक्सिमा किधर बनेगा, ये हम बता सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम कुछ केस लेते हैं। इफ़ a ग्रेटर देन 0, जब दोस्तों a ग्रेटर देन 0 होगा तो हमारा ग्राफ आपको पता है कुछ इस तरह का बनेगा। इसमें दोनों केस बन सकते हैं, d ग्रेटर देन 0 और d लेस देन 0, दोनों केस बन सकते हैं। लेकिन मिनिमा जो होगा वो हमारा यहीं आएगा दोस्तों। ये होगा जो फंक्शन की वैल्यू होगी, जो y की वैल्यू होगी वो यहाँ से स्टार्ट होके ऊपर इन्फिनिट तक जाएगी। तो रेंज जो होगी इस केस में वो आएगी, f(x) की जो रेंज होगी वो होगी -d/4a से इन्फिनिट। ठीक है दोस्तों। इसी तरह दूसरा अगर हम केस लें a लेस देन 0 का, तो हमारी रेंज जो होगी वो होगी f(x) बिलोंग्स टू -∞ से -d/4a, और आपका ग्राफ कुछ इस तरह का होगा। तो ये जो आपका मैक्सिमा है y की ये वैल्यू है -d/4a, यहाँ से आप -∞ तक आपकी रेंज डिफाइन होगी।
तो ये आपका हो गया रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है दोस्तों, y है, ये x है। अगर मैं बोलूँ कि फॉर ऑल वैल्यूज़ ऑफ x, अब इसका रेंज बताइए, तो इसकी रेंज यहाँ से स्टार्ट होगी, ये मिनिमा है और ऊपर तक जाएगी इन्फाइनाइट तक। ठीक है, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि कोई दो पॉइंट हैं x1 और x2, लेट सपोज ये है x1 और ये है x2, मैं बोलूँ कि x जो है x1 टू x2 के लिए आप रेंज बताइए, मतलब x को मैंने सिर्फ यहीं से यहीं तक लिमिट कर दिया है, इस पार्ट के लिए मुझे आपको रेंज बतानी है। तो रेंज कैसे बताओगे आप? इस पार्ट में x1 के लिए ये वैल्यू है, x2 के लिए कुछ वैल्यू होगी ऊपर आपके फंक्शन की यहाँ पर। ठीक है, तो आप बताएंगे उस केस में आपकी जो रेंज होगी वो होगी f(x) बिलोंग टू f(x1) टू f(x2). ठीक है दोस्तों, अब आपको पता कैसे चलेगा कि सर f(x1) टू x2 लेना है? अगर आप ग्राफ बना लेंगे तब तो आप बहुत इजीली बता सकते हैं, लेकिन आपने ग्राफ नहीं बनाया है, तो उस केस में आप क्या बोल सकते हैं कि f(x) की जो रेंज होगी वो होगी मिनिमम ऑफ f(x1) f(x2) से लेकर मैक्सिमम ऑफ f(x1) f(x2). ठीक है दोस्तों, ये पहला केस है रिस्ट्रिक्टेड वैल्यू का। इस केस में जो ये वाला है पॉइंट, ये आपके रिस्ट्रिक्टेड रेंज में नहीं आ रहा है, इस x1 x2 की रेंज में ये पॉइंट नहीं आ रहा है। ध्यान दीजिएगा, ये पॉइंट क्या है x का, -b/2a। इस केस में -b/2a डज नॉट बिलोंग टू x1, x2। उस केस में आपका रेंज ये होगा। मैं सेकंड केस लेता हूँ, जब -b/2a उस रेंज में आता हो, इज एलिमेंट ऑफ x1, x2। तो लेट सपोज हम ग्राफ बना के दिखाते हैं आपको। ये दोस्तों, मान लीजिए x1 है ये पॉइंट, x2 है ये पॉइंट, ये वर्टेक्स है आपका, यहाँ आ रहा है -b/2a। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ और आपने सोचा कि सर मिनिमम और मैक्सिमम कैसे बताऊँ? मिनिमम तो x1 ही रहेगा इधर है तो, और मैक्सिमम x2 रहेगा, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम लेने की ज़रूरत है। तो मिनिमम और मैक्सिमम लेने की ज़रूरत इसलिए है कि आपका ग्राफ ज़रूरी नहीं है ऐसा हो, आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। तो आपका ग्राफ ऐसा भी हो सकता है। अगर आपका ग्राफ ऐसा होगा तो उस केस में ये वाली जो वैल्यू है ये मैक्सिमम होगी और ये वाली जो वैल्यू है वो मिनिमम होगी। ठीक है दोस्तों, इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम लेंगे तो सारे केस कवर हो जाएंगे। बट ये ध्यान दीजिएगा, -b/2a डज नॉट बिलोंग टू x1 x2। ठीक है, अब हमने ले लिया -b/2a, इस x के डोमेन में आ रहा है। तो इस केस में क्या होगा दोस्तों, हमको रेंज निकालनी है फंक्शन की, x इज़ द एलिमेंट ऑफ x1 टू x2। ठीक है दोस्तों, तो उस केस में जो आपकी रेंज होगी उसमें आपको इस x1 पे फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, आपके डोमेन जो वर्टेक्स है उस पर आपको x की वैल्यू देखनी पड़ेगी या फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी, और ये जो आपका x2 है उस पर आपको फंक्शन की वैल्यू देखनी पड़ेगी। तो फिर आपको उन तीनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है, ये मिनिमम वैल्यू आई है, और मैक्सिमम वैल्यू लेनी है, ये मैक्सिमम वैल्यू है। सेम चीज़ आपकी जो होगी, अगर आपका ग्राफ इस तरह का होगा तो भी आपको सेम चीज़ देखनी पड़ेगी। तो इस केस में जो आपका f(x) होगा दैट विल बी द एलिमेंट ऑफ मिनिमम ऑफ f(x1) f(x2) और -d/4a, क्योंकि ये तो -d/4a होगा। ठीक है, और मैक्सिमम ऑफ f(x1) f(x2) और -d/4a। ठीक है दोस्तों, तो ये आपको फंक्शन की रेंज मिल गई है जब आपका -b/2a x1 x2 के बीच में लाई करता है। और केस 1 देख लिया आपने, केस 2 देख लिया। अगर आपको ग्राफ मिल गया तब तो आपको बहुत ही ईजी हो जाएगा। ग्राफ नहीं बनाना है तो आप इस फॉर्मूले से यूज़ करके अपने फंक्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोस्तों एक बढ़िया सा सवाल कर लेते हैं रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर। आपको दिया हुआ है x² - 5x + 4। आपको ये बताना है कि इस कर्व का रेंज क्या होगा। तो सबसे पहले मैं ग्राफ बनाने के लिए हमको क्या चाहिए, पहला स्टेप है हमें
ए को चेक करना है दोस्तों। यहाँ पर ए क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो करो ऐसा बनेगा। सेकंड चीज़ हमें चेक करनी है डी। डी क्या है दोस्तों, इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 25 माइनस 16 9 ग्रेटर देन 0 है। और थर्ड चीज़ है दोस्तों सी, वो है 4। तो इसका ग्राफ बन गया दोस्तों, ये लो। ये 0.4, ये अल्फ़ा है, ये बीटा है। अल्फ़ा बीटा भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन करके सॉल्व किया दोस्तों। ये हो गया x माइनस 4, ये हो गया x माइनस 1। तो अल्फ़ा बीटा हो गया 1,4। ठीक है दोस्तों। अब हम देखते हैं फॉर ऑल x एलिमेंट ऑफ R। तो उसके लिए ये आपका मिनिमा हो गया, यहाँ से इन्फिनिट आपकी रेंज हो गई। तो इसकी वैल्यू हो गई -d/4a। तो -d/4a कितना हो गया, माइनस में 9/4। ठीक है दोस्तों। तो आपकी रेंज हो गई, पहले केस में क्या हो गया, f(x) द एलिमेंट ऑफ -9/4 टू इन्फिनिट। दूसरा केस लेते हैं दोस्तों, x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2। दोस्तों ये जो -b/2 है, ये मिडिल पॉइंट होता है इन दोनों के बीच का। तो ये 4 और 1 5, तो ये जो हो गया, ये हो गया 2.5। ठीक है दोस्तों। तो 0 to 2, ये हो गया 0, ये 2 हो गया। 2 में आपको यहाँ से यहाँ तक बताना है। तो जो 2 पे आपकी वैल्यू आएगी और जो आपकी 0 पे वैल्यू आएगी 4। तो f2 कितना है दोस्तों, f2 हो गया आपका 4 माइनस 10, 4 माइनस 2। तो आपका fx हो गया -2 से 4। थर्ड जो आपका केस है दोस्तों, वो है 0 to 3। 3 जो दोस्तों है वो है यहाँ। तो आपको ये पॉइंट भी कैलकुलेट कर लेना चाहिए। वैसे तो ये पॉइंट आपका मिनिमम है इस रेंज में। तो आपका जो fx हो जाएगा, वो हो जाएगा -9/4 से 4। तो दोस्तों ग्राफिकली देखिए कितना इजीली सॉल्व हो गया। बट मैं आपको थोड़ा थ्योरेटिकली भी बता देता हूँ कैसे आपको इसको सॉल्व करना है। पहले केस में हमारी रेंज होगी f(x) इज द एलिमेंट ऑफ -d/4a टू इन्फिनिट। ठीक है दोस्तों। तो हमारा आंसर हो गया -9/4 टू इन्फिनिट। सेकेंड केस में आते हैं दोस्तों। पहले -b/2a चेक कर लेते हैं। -b/2a इज इक्वल टू 2.5 विच डजंट लाइन बिटवीन 0 to 2। तो हमारी रेंज हो गई f0 और f2। तो पहले हम देख लेते हैं f0 क्या है। f0 इज इक्वल टू 4, f2 इज इक्वल टू -2। तो हमारा fx हो गया -2 से 4। थर्ड जो आपका केस है दोस्तों, उसमें -b/2a लाइज बिटवीन 0 से 3। तो हमको f(3) कैलकुलेट करना है। वो हो गया आपका 3 3 9 -15 प्लस में 4 -2। तो आपका जो fx होगा वो मिनिमम होगा -2 d/4a और 4 -2 4 और -d/4a। इन तीनों में से मिनिमम क्या है, -9/4। मैक्सिमम क्या है 4। तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, रेंज ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन का हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया और इससे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं। अब तक हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ आपको बता दिया है। बहुत सारे क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व कर लिए हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स हमने समझ लिए हैं। ग्राफिकल अप्रोच जो कि बहुत सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है, वो भी हमने सॉल्व कर लिया दोस्तों।
हमने एकदम बेसिक से इसको किया है, बेसिक्स ऑफ ग्राफ भी हमने इसमें समझा है, बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेट भी हमने इसमें समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।